दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी सैलरी के हिसाब से और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, जिंदगी चेंज होती है, उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी की सैलरी 25,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, किसी की सैलरी 50,000 रुपए है, किसी की सैलरी 1,00,000 रुपए भी है। तो जो हम मेथड जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एक 20 या 25,000 रुपए वाले बंदे की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी के लिए, वो कैलकुलेशन हम लोग 50,000 वाले के लिए नहीं करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग होगी। इसी तरीके से जो 1,00,000 रुपए कमा रहा है उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका जब रिस्क एपेटाइट बढ़ता है, जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, या आप एक ही एज में अलग अलग लोग अलग अलग सैलरी लेवल पे होते हैं, तो कैसे उनको अपना म्यूचुअल फंड डिसाइड करना चाहिए। हम बिल्कुल ये बात करेंगे कि कितना परसेंट डेट में डालना है, कितना परसेंट इक्विटी में डालना है, कितना परसेंट बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना डाइवर्सिफिकेशन करना है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में घुसने से पहले आपको अपना सेफ्टी नेट बनाना बहुत जरूरी है। सेफ्टी नेट 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली चीज है इमरजेंसी फंड, दूसरी चीज है हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरी चीज है लाइफ इंश्योरेंस, या जिसको हम लोग कई बार टर्म इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। इमरजेंसी फंड, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी कुछ भी है, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, कुछ उसमें से ऐसा पार्ट होगा जो आप सेविंग में डाल रहे होंगे, मजे के लिए खर्च कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए खर्च कर रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसा पार्ट होगा जो बिल्कुल इसेंशियल है, जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। जो वो वाला अमाउंट है वो 1 महीने का इमरजेंसी अमाउंट आपका है। अब हम 6 महीने का इमरजेंसी फंड कम से कम इकट्ठा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, लेकिन 20,000 रुपए तो मिनिमम आपको चाहिए ही होता है अपना महीना चलाने के लिए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 मतलब 1,20,000, इतना रुपया हम लोग बचा कर रखेंगे इमरजेंसी फंड के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी फंड रखना? क्योंकि जॉब चली गई, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई, कभी मेडिकल के एक्सपेंसेस आ गए, कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गए जो आपने कैलकुलेट नहीं किए हैं रेगुलर लाइफ में, डेली बेसिस पे आपके खर्चों में। अब क्या होगा, अब या तो आप अपनी एफडी तोड़ देंगे, या तो आप अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ देंगे, और ज्यादातर यही होता है। हम बाकी किसी भी चीज को नहीं टच करते, हम टच करते हैं अपनी सेविंग्स को, हम टच करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को अगर बचा के रखना है, उसमें हमें घुसना है, उससे पहले अपना सेफ्टी नेट तैयार करना है। तो पहली चीज, कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड, या 12 महीने का तो आइडियल होता है। अगर 12 महीने का आप इमरजेंसी फंड बना के रखते हैं तो द बेस्ट है, नहीं तो कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो बना के रखना ही है। दूसरी चीज है, दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ इंश्योरेंस। आपके परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। कितना हेल्थ इंश्योरेंस? मैं मानता हूं मिनिमम 5 लाख, और अगर आप मेट्रो सिटीज में या बी टाउन सिटीज में भी है तो 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास अगर है तो आपका काम चल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है आज के समय में। अगर आप छोटी चीज के लिए, नॉर्मल किसी को डायरिया हो गया, नॉर्मल किसी को सीजनल कोई प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए अगर हॉस्पिटल में, ठीक ठाक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो 2-4 दिन आप रहते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का बिल बड़े आराम से बन जाता है। तो हमें उसे अपनी सेविंग से ना निकालना पड़े, उसे हमें अपने जो हमने इन्वेस्टमेंट करा है वहां से ना निकालना पड़े, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा पूरे परिवार का लेना चाहिए, केवल अपना नहीं। पूरे परिवार का और फैमिली फ्लोटर एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो आप लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरा कंपोनेंट होता है सेफ्टी नेट का। सेफ्टी नेट जो हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके बाद आपके परिवार की जिंदगी तो नहीं रुकेगी, आपका के परिवार के लिए समय तो नहीं रुक जाएगा। इसलिए एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, स्पेसिफिकली टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ही आपको ढंग से कवर करता है, सस्ता भी होता है बाकी जितने भी लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उसके कंपैरिजन में, और कभी भी इसमें एन्युटी प्लान,
मनी बैक गारंटी, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। प्योर टर्म प्लान अगर आपको लेना चाहिए, कितने का टर्म प्लान लें? टर्म प्लान नॉर्मली हम हमारी जो सैलरी है, एनुअल जो सैलरी है, एनुअल जो आपका पैकेज है, उसका अगर आप 10 टाइम्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का पैकेज 5 लाख रुपए है तो 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस। अगर किसी का पैकेज से फॉर एग्जांपल 50 लाख का है तो 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, ये तो मिनिमम है। आप 15 टाइम्स मतलब 15 टाइम्स से 20 टाइम्स भी ले सकते हैं, बेहतर रहता है। मिनिमम 10 गुना अपने एनुअल इनकम का, और 15 गुना 20 गुना अगर लेते हैं तो आइडियल है, सही है। अब हमने जब ये तीनों चीजें कर ली, अपना सेफ्टी नेट मजबूत कर लिया, अब हम कूदेंगे इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट में बिगिनर्स के लिए और जिनको थोड़ी सी नॉलेज भी है, जिनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी है इन मार्केट्स की, अगर आप बहुत ज्यादा उस पर टाइम नहीं दे पाते, बहुत ज्यादा बार बार रिसर्च नहीं कर पाते, बहुत डीप अंदर नहीं घुस पाते, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होता है। आज के वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड की ही बात करने वाले हैं डिटेल में। म्यूचुअल फंड्स की कुछ बेसिक गाइडलाइंस है। पहली चीज, एसआईपी की तरीके से आपको म्यूचुअल फंड करना है। क्यों एसआईपी की तरीके से करना है? कई लोग बोलते हैं कि यार एसआईपी मत करो, एसआईपी से पैसे डूब रहे हैं। डूब नहीं रहे हैं, बल्कि उतना रिटर्न नहीं मिला जितना आपको चाहिए। अपॉर्चुनिटी देखो यार, अगर मैं अपॉर्चुनिटी देख पाता, अगर मुझे उतनी टेक्निकल चीजें समझ में आती, तो मैं घुसकर अंदर जाकर ट्रेड करके ईटीएफ में जाकर बहुत सारी चीजों में नहीं जाता। फिर मैं म्यूचुअल फंड में क्यों जाता? जाहिर सी बात है, मेरे पास और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि मुझे उतनी गहराई से समझ नहीं है, और हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, या किया भी तो कभी किया कभी नहीं किया, थोड़ा रुक गया। अब एसआईपी से करने का पहला फायदा जो होता है, जैसे आपकी ईएमआई डिडक्ट होती है ना, उसी तरीके से एसआईपी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती है। अब अगर आपने किसी भी तरीके का लोन लिया हुआ है, तो क्या आप मना कर सकते हो कि नहीं, ईएमआई इस महीने मेरे खर्चे ज्यादा हो गए, इस महीने ईएमआई नहीं दूंगा, अगले महीने दे दूंगा? आप नहीं करते। और अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते, तो पेनाल्टी भी आपके ऊपर लग जाती है। इसलिए एसआईपी बेहतर है, क्योंकि ये आपको फोर्स करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पहली चीज कि हमें एसआईपी से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज, हमें जो जेनरिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक ठाक रिटर्न देने वाले, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इस तरीके के म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। ना कि कोई सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड पकड़ लिया, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड म्यूचुअल फंड पकड़ लिया, जहां पर हमें पता नहीं है, जहां पर हमें नॉलेज नहीं है। हमें फोमो का शिकार नहीं होना है। आजकल हम फोमो हमें बहुत ज्यादा होने लगता है कि यार वो कर रहा है मैं भी कर लूं, उसको यहां से टिप मिल गई मैं भी कर लूं, उसको यहां से नॉलेज मिल गई मैं भी कर लूं। अगर आपको खुद अपनी नॉलेज नहीं है, दूसरे के टिप के भरोसे, दूसरे की नॉलेज के भरोसे, दूसरे के सलाह के भरोसे आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं कूदना चाहिए। हर साल नॉर्मली अगर हम जॉब में है, नौकरी में है, तो हमारी सैलरी बढ़ती है। किसी की 5% बढ़ेगी, किसी की 10% बढ़ेगी, किसी की 20%, 30% भी बढ़ेगी। जितनी परसेंट आपकी सैलरी बढ़ती है, उतनी परसेंट आपको एसआईपी बढ़ा देना है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और आप केवल 10% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आपकी सैलरी 10,000 रुपए और बढ़ गई, 60,000 रुपए हो गई। अब आपको पूरे के पूरे 10,000 रुपए एसआईपी में नहीं डाल देने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ भी चेंज हो रही है, बहुत सारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ रही है। आपको क्या करना है, 10% अगर 10,000 रुपए वहां पर बढ़ रहा है, तो 1,000 रुपए आपको अपने एसआईपी में भी बढ़ा देना है। तो जिस रेशियो में, जिस तरीके से आपकी सैलरी या इनकम बढ़ रही है, उसी रेशियो में, उसी तरीके से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना है। और हर साल भर में एक बार या आइडियली साल भर में 2 बार हमें अपने म्यूचुअल फंड्स को उस पे जाना है, रिव्यू करना है, देखना है और उनकी रीबैलेंसिंग करनी है। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि कई बार आपके गोल चेंज हो जाएंगे, कई बार आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, कई बार कोई म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए, कैलकुलेट करते हुए, कहीं से हमें पैसे निकालने हैं, कहीं दूसरी जगह पर डालने हैं, ये सारी एक्टिविटीज हमें साल में 1 या 2 बार, मतलब 2 बार करिए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम साल में 1 बार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू और रीबैलेंसिंग जरूर करना है। अब इन सारी चीजों के बाद हम आते हैं एक्चुअल चीज पे, जो वीडियो का मीट है, मीट ऑफ द कंटेंट।
वो है कि कितनी सैलरी के हिसाब से किस तरीके का म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। आज की वीडियो में समझने के पर्पज से हम लोग 3 सैलरी ब्रैकेट लेंगे। एक हम लोग लेंगे 25,000 रुपए, एक हम लेंगे 50,000 रुपए, एक हम लेंगे 1 लाख रुपए। मतलब किसी की सैलरी 25,000 रुपए है, किसी की सैलरी 50,000 रुपए है, किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है। अब इन 3 सैलरी के लोगों में भी अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स होंगे, अलग अलग तरीके के का रिस्क एपेटाइट होगा। कोई बहुत कम रिस्क लेना चाहता है, कोई मीडियम रिस्क लेना चाहता है, कोई हाई रिस्क लेना चाहता है। वो 25,000 वाला भी बंदा हो सकता है, वो 50,000 वाला भी बंदा हो सकता है, वो 1 लाख वाला भी हो सकता है। तो 25,000 में भी हम लोग 3 कैटेगरीज रखेंगे, एक लो रिस्क, एक मीडियम रिस्क, एक हाई, इसी तरीके से 50,000, इसी तरीके से 1 लाख रुपए। अब चलिए सबसे पहले मान के चलते हैं कि एक आदमी, एक बंदा या बंदी जिसकी सैलरी 25,000 रुपए है। अब वो 25,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन वो लो रिस्क वाला बंदा है, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके लिए हमारा सजेशन ये होगा कि आप 80%, 80% अपने टोटल अमाउंट का जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूं कि आप 25,000 रुपए आपकी सैलरी है, 20% आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालते होंगे, मतलब 5,000 रुपए आप डाल रहे हैं। इस 5,000 रुपए में से 4,000 रुपए हम लोग डेट फंड्स में डालेंगे। डेट फंड का फंडा क्या होता है कि ये स्टैग्नेंट से रहते हैं, लगभग 1 से एवरेज से आपको रिटर्न देते हैं। मैं किसी फंड का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन बात यह है कि जितने भी डेट फंड से आप देखोगे मोर और लेस उनका रिटर्न एक जैसा होता है। आप किसी ब्रांडेड नाम, मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका नाम हो, जिसका नाम आपने सुना हो, जाना हो, सर्च करिए और वहां से सर्च करने के बाद 4,000 रुपए उस डेट फंड में आप डाल दीजिए और 1,000 रुपए हम लोग डालेंगे इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड मतलब जैसे निफ्टी 50 इन कंपनीज में, या फॉर्च्यून 500 या ब्लू चिप। तो जो निफ्टी 50 का अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, वही 12%, 14%, 13%, 11%, इसके ऑन एन एवरेज आपको वो देता है। तो 80% मतलब 4,000 रुपए हमने डाला डेट फंड में और 1,000 रुपए हमने डाला नॉर्मल इंडेक्स फंड में। अब 25,000 रुपए वाला ही बंदा है, लेकिन इसका रिस्क मान लो एपेटाइट मीडियम का है, मतलब ना ही बहुत ज्यादा रिस्क लेना है, ना ही बहुत कम रिस्क लेना है। इसको बीच का सा रिस्क लेना है कि मतलब ठीक ठाक रिटर्न भी आता रहे, बहुत ज्यादा रिस्क भी ना हो। इसके लिए क्या सजेशन हो सकता है? इसके लिए सजेशन होगा आप 50% डेट में और 50% इक्विटी इंडेक्स फंड इसमें। अब 50% जब डेट में डालेगा तो उसका रिटर्न स्टैग्नेंट है। इक्विटी में जो इंडेक्स फंड है इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, तो हम लोग 50% इसमें जाएंगे। मान लीजिए यहीं पर एक 25,000 सैलरी वाला ही बंदा है, इंसान है, उसको हाई रिस्क लेना है, मतलब उस ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, फैमिली सही है, ठीक है, बढ़िया है, किसी भी तरीके के भी, और मान लो एज भी उसकी 20-25 साल है, उसको लगता है यार अभी रिस्क ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेकर थोड़ा लॉस भी हो जाएगा तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको हम लोग 80% इक्विटी में डालेंगे और 20% डेट में डालेंगे। तो 20% डेट हमने निकाल दिया, डाल दिया। अब जो 80% अमाउंट है, वही एग्जांपल लेते हैं 5,000 रुपए वाला, तो 1,000 रुपए हमने डेट में डाल दिया। अब हमारे पास 4,000 रुपए बचे। इस 4,000 रुपए को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट 2,000 रुपए हम लोग इंडेक्स फंड में डालेंगे, जो निफ्टी 50 या इस तरीके के फंड्स में। बाकी 2,000 हम लोग जितनी भूख है उसकी, जितनी भूख है आपकी, आप चाहो तो मिड कैप में डाल दो, आप चाहो तो स्मॉल कैप में डाल दो। 2,000 रुपए, 5,000 रुपए में से भी, क्योंकि आपकी सैलरी अभी भी कम है, तो हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे कि 100% हमने स्मॉल कैप में डालना शुरू कर दिया। अभी भी हम नहीं करेंगे, अभी भी हम थोड़ा बैलेंसिंग करेंगे। हम 3,000 रुपए में से 2,000 रुपए डेट में, 1,000 रुपए डेट में, 2,000 रुपए इंडेक्स फंड में और 2,000 रुपए स्मॉल कैप में डालेंगे। एक चीज आपको याद रखनी है कि 25,000 रुपए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट करना।
लगातार इन्वेस्टमेंट में बने रहना, लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना। अगर आपने 1 महीने भी चूक की, 2 महीने भी चूक की, आपकी एसआईपीज बंद हुई, तो समझिए आपको लॉन्ग रन में कई परसेंटेज का घाटा होगा, लॉस होगा। तो हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 25,000 सैलरी में मैं केवल 5,000 रुपए ही या 4,000 रुपए ही या 2,000 रुपए डाल पा रहा हूं। इंपॉर्टेंट है क्या मैं लगातार डाल रहा हूं, क्या मैं लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अब बात करते हैं 50,000 रुपए की। अब किसी की सैलरी 50,000 रुपए है, इसमें भी 3 सिनेरियोज हो सकते हैं कि लो रिस्क वाला बंदा है, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क। अगर लो रिस्क वाला बंदा है, सिंस इसकी सैलरी 25,000 वाले से थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम इसका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेकर चल सकते हैं। अगेन, ये सबकी अपनी अपनी कंडीशन हो सकती है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हो सकती हैं, लायबिलिटीज हो सकती हैं। मैं एक जेनरिक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि अगर एक 25,000 रुपए सैलरी वाला बंदा है, दूसरा 50,000 रुपए वाला सैलरी वाला बंदा है, तो 50,000 रुपए जिसकी सैलरी है वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता है, 25,000 जिसकी सैलरी है वो थोड़ा कम रिस्क ले सकता है। हमने 25,000 में जो लो रिस्क वाला प्रोफाइल था उसमें 80% डेट में डाला था, लेकिन इसमें हम लोग 80% डेट में नहीं डालेंगे, इसमें हम लोग 70% डेट में डालेंगे। अब वही 50,000 रुपए सैलरी है, 20% मान के चल रहे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 10,000 रुपए हर महीने उसके पास है। 70% डेट में डालेंगे, मतलब 7,000 रुपए हम लोग डेट फंड में डालेंगे। याद करिए, जब हमने 25,000 रुपए सैलरी की बात की थी, हम लोग उसका 80% डेट में डाल रहे थे। यहां पर जब हम लोग ज्यादा सैलरी 50,000 रुपए सैलरी की बात कर रहे हैं, तब हम लोग उसका 70% डेट में डालेंगे, 7,000 रुपए। अब हमारे पास बचते हैं 3,000 रुपए। इस 3,000 रुपए को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम लोग 1,000 रुपए डालेंगे फ्लैक्सी कैप में, 2,000 रुपए डालेंगे निफ्टी 50 में या किसी दूसरे इंडेक्स फंड में। 1,000 रुपए डालेंगे फ्लैक्सी कैप में, जो थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क वाला है इंडेक्स फंड से अगर हम कंपेयर करते हैं तब, और बाकी 2,000 रुपए हम लोग यहां डालेंगे। अब इसी 50,000 रुपए की वाले बंदे की रिस्क एपिटाइट थोड़ी बढ़ जाती है। हो सकता है उसके पास कुछ बैकअप आ गया, या हो सकता है कोई दूसरा बंदा है, उसको थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ा रिस्क नहीं लेना है, रिटर्न भी ठीक ठाक चाहिए, बीच का सा बंदा है। अब हम उसके लिए सजेस्ट करेंगे 40% डेट में डालना और 60% इक्विटी में डालना। जब 40% वो डेट में डालेगा, तो वो डेट किसी भी तरीके के डेट फंड में डालो, किसी भी ब्रांड का डालो, मोर और लेस सिमिलर सा रिजल्ट आता है। आप देखो जो ठीक ठाक परफॉर्म कंटिन्यूअस कर रहा है उसमें आप डाल दो 40%, मतलब 4,000 रुपए हमने डेट में डाल दिया। अब हमारे पास बचते हैं 6,000 रुपए। इस 6,000 रुपए को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए हम लोग डालेंगे इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 एक्सेट्रा। अगला 2,000 रुपए हम डालेंगे या तो फ्लैक्सी कैप में डाल दीजिए या निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाल दीजिए। मतलब निफ्टी 50 मतलब जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, और नेक्स्ट 50 मतलब उन 50 के बाद जो बाकी 50 कंपनीज हैं उसमें। या तो आप फ्लेक्सी कैप डाल दीजिए जो फ्लेक्सी होती है, और बाकी 2,000 रुपए जो हमारा बच रहा है वो हम डालेंगे स्मॉल कैप में, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क बढ़ा लेते हैं, 2,000 रुपए उसमें डाल लेते हैं, हो सकता है रिटर्न और अच्छा मिल जाए, लेकिन जोखिम भी है, लेकिन रिस्क भी है। इसीलिए इसके पहले हमने डेट और इंडेक्स फंड इन सब चीजों में कवर किया, अपना एक रिस्क, एक बेस कवर किया है। अब बात करते हैं 50,000 रुपए सैलरी किसी ऐसे बंदे की है जो हाई रिस्क ले सकता है, ठीक ठाक घर से आता है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, अपने ऊपर खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट करेंगे करोड़पति बन जाएंगे, दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं। उनके लिए सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। अलग कैसे हो जाएगी? अब हम लोग 10% सेफ वाले चीजों में डालेंगे। अब सेफ में भी मैं इसको डेट नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, सेफ में भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं 1,000 रुपए गोल्ड ETF या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मतलब जो रिलेटिवली थोड़े से स्टेबल है, लेकिन रिटर्न उसमें डेट से थोड़ा ज्यादा आता है, थोड़ा बेहतर आता है। ऐसी जगह पर 10% मतलब 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब हमारे पास बचते हैं 9,000 रुपए। इस 9,000 को मैं करूंगा 3 अलग अलग सिनेरियोज में, 3 अलग अलग उसमें चेंज करूंगा। इसमें से मैं 3,000 रुपए डालूंगा
निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50। मतलब अगर थोड़ा बैलेंस करना है, थोड़ा रिस्क और कम लेना है तो नेक्स्ट निफ्टी 50, लेकिन थोड़ा सा खुले दिल के हैं, थोड़ा रिस्क एपेटाइट बेटर है तो निफ्टी नेक्स्ट 50। बाकी 6,000 रुपए अभी और बच रहे हैं। 3,000 रुपए इसमें से हम डालेंगे स्मॉल कैप में। रिस्क लेंगे, अगर गिर गए तो गिर गए, रिस्क है लेकिन गिर गए तो गिर गए, लेकिन अगर रिटर्न अच्छा आया तो रिटर्न अच्छा आया। बाकी 3,000 रुपए हम लोग करेंगे इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत सारे भारतीय इंडियन म्यूचुअल फंड्स है जो नेस्डैक के लिस्टेड कंपनीज का म्यूचुअल फंड आपको देती है। आपको डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, जो क्योंकि वहां पर फिर हाई रिस्क है, ग्लोबल लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट हाई रिटर्न भी है। अब बात करते हैं किसी की सैलरी 1 लाख रुपए। अब जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, मैं मान के चल रहा हूं, हो सकता है वो 20-25 साल पे हो, कोई 30 साल पे होगा, कोई 40 साल पे होगा, और 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है। सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होगा। मैं मान के चल रहा हूं 20% का इन्वेस्टमेंट आप अभी भी कर रहे हो। 20% इन्वेस्टमेंट मतलब 20,000 रुपए। इस 20,000 रुपए में अगर लो रिस्क मुझे लेना है, कम रिस्क लेना है, नहीं रिस्क लेना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 40% गोल्ड ईटीएफ या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इसमें डालूंगा। तो उसमें पैसे मैंने 40% डाले। अब जो 60% बच रहे हैं, 60% बच रहे हैं, दैट मींस अप्रोक्सीमेट 12,000 रुपीज। ये जो 12,000 रुपीज बच रहे हैं, इसको मैं अलग अलग चीजों में डिवाइड करूंगा। क्योंकि मैं लो रिस्क वाला बंदा हूं, तो अभी भी मेरे लिए इसमें से कुछ पैसा निफ्टी 50 में जाएगा, कुछ पैसा ब्लू चिप कंपनीज में जाएगा। केवल 20% पैसा, थोड़ा सा पैसा, मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका 20% मैं डाल दूंगा मे बी मिड कैप में, जो बीच की कंपनीज है। लेकिन अगर मेरा प्रोफाइल मीडियम रिस्क का होता, मतलब रिस्क थोड़ा ले सकता हूं, थोड़ा रिटर्न कमाने के बारे में सोच सकता हूं, तो मैं डेट के परसेंटेज को कम करता। मैं डेट के परसेंटेज को करता 20% केवल। मैं 20% ऑफ दी 20%, मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 20%, मतलब 20,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 2,000 रुपए में डेट में डालता। बाकी अब मेरे पास बचे 18,000 रुपए। इस 18,000 रुपए को मैं 3-4 चीजों में डालता। पहली चीज में डालता स्मॉल कैप, दूसरी चीज में डालता इंडियन म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स जो इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर देते हैं मुझे, जैसे नेस्डैक के म्यूचुअल फंड्स। तीसरा मैं डालता सेक्टोरियल फंड में। सेक्टोरियल फंड्स होते हैं जैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स के, जैसे से फॉर एग्जांपल ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं एनालाइज करता कि कौन से सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है अभी, उन सेक्टर फंड्स में 2-3 फंड में थोड़े थोड़े पैसे करके डालता, और वो जैसा रिटर्न देते मुझे रिटर्न देते, और कुछ पैसे में डालता स्मॉल कैप्स में। अब अगर 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है और मैं हाई रिस्क वाला बंदा हूं, मतलब तो 1 लाख रुपए ठीक ठाक अमाउंट है, मजा आ रहा है, मैं भारत के 10% अमीर लोगों में हूं अगर 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है। अब मैं क्या करूंगा? मैं हाई रिस्क वाला बंदा भी हूं, मतलब पैसा लगाऊंगा, रिटर्न कमाऊंगा, रिस्क है, मैं जानता हूं। अब मैं क्या करूंगा? मैं पूरे डेट में कोई पैसे नहीं डालता, मैं किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं डालता। मैं थोड़े पैसे इस 20,000 रुपए में से 2,000 रुपए गोल्ड ईटीएफ में जरूर डालता। गोल्ड ईटीएफ सही है, बढ़िया है, सही चल रहा है। अब मेरे पास बचे 18,000 रुपए। इस 18,000 रुपए में से मैं निफ्टी 50 अवॉइड करता अभी, मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 अवॉइड करता अभी। हाँ, ब्लू चिप कंपनीज में कुछ पैसे जरूर डालता, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए या 4,000 रुपए। बाकी पैसे मैं 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करता। पहली चीज स्मॉल कैप या स्मॉल केस में भी डाल सकता हूं, मतलब ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है बट फिर भी मतलब वो इन्वेस्टमेंट उठाती है, स्मॉल केस के थ्रू वो पैसे उठाती है, तो कुछ पैसे मैं उसमें डालता। दूसरा, मैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड पे जरूर जाता। जैसे ग्रीन एनर्जी, मुझे पता है अगले 10 सालों में फाड़ के रिटर्न देने वाली है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो रिस्क है ना इसमें,
हो सकता है मैं गलत हूं, बट रिस्क वही तो है, तभी तो रिटर्न आएगा आपके पास। अगर रिस्क नहीं लिया तो रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं दबा के कुछ पैसे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में जरूर डालता, और कुछ पैसे मैं कोशिश करता कि अगर मैं IND मनी या किसी के थ्रू डायरेक्ट इंटरनेशनल फंड में, चाइना फंड में या US फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाऊं। मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं, वहां के थ्रू चला जाऊं, तो मैं ये ट्राई करता। अब ये तो हो गया कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ कुछ गलतियां जरूर हम करते हैं। वो गलतियां हमें नहीं करनी है, वो गलतियां दोहरानी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने करा है, मैंने करा है, आपके जानने वाले बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है आपने भी किया हो। वो गलतियां दोहरानी नहीं है। कौन सी है गलतियां? वो बहुत ज्यादा फंड ले लेना इधर उधर। मतलब आपको इन्वेस्ट करने हैं 2000 रुपए और आपने 10 फंड उठा लिए, नहीं करना है। 500-500 रुपए के जितने फंड हो सकते हैं तो उठा लिए, नहीं करना है। अलग अलग चीजों में डाइवर्सिफिकेशन आप कर रहे हो तो हो सकता है एक पॉइंट के लिए ओके है, बट एक ही तरीके के फंड में मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, नहीं करना। मैं बहुत ही लो चीजों में चले जाऊं, नहीं करूंगा। जो बहुत ही लो रिटर्न दे रहे हैं, FD में दे रहे हैं, नहीं करना। SIP मिस हो जाए, नहीं करना है, कतई नहीं करना है। पैसा आ गया ढेर सारा, एक साथ में लमसम में डाल दिया, नहीं करना है, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं है। मेरी सैलरी बढ़ रही है, मैं SIP नहीं बढ़ा रहा हूं। ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में थोड़ा डिफरेंस जरूर लाएगी। आपको समझ में आएगा कि आपकी अलग अलग सैलरी, अलग अलग रिस्क एपेटाइट के साथ कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, और म्यूचुअल फंड से क्यों स्टार्ट करना है, क्यों हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक जरूर कीजिए। हाँ, अपना ध्यान जरूर दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।